हाल ही में फरवरी से लेकर मार्च तक इलेक्शन हुए थे 5 राज्यों में। कौन से हैं वो 5 राज्य? गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब। और इन सभी में जब रिजल्ट आया 10 मार्च 2022 को, तो पता लगा कि 4 राज्यों में 5 में से बीजेपी की जीत हुई है, जिसमें हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। और छोटी मोटी बहुमत के साथ नहीं, अच्छी खासी बहुमत और लीड्स के साथ उनकी जीत दर्ज हुई इन 4 राज्यों में। और एक राज्य ऐसा था जो कि पंजाब था, जहाँ पे आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल और भगवंत मान ने जीत दर्ज कराई, वो भी एक बहुत बड़े लैंडस्लाइड मार्जिन के साथ। क्या था वो मार्जिन? इन्होंने एक रिकॉर्ड मार्जिन बनाया 92 सीटों का आउट ऑफ 117, जो कि पिछले 20-30 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। और इवन जब से पंजाब बना है अब तक का ये रिकॉर्ड मार्जिन है। 1997 में अकाली दल ने 92 सीट्स जीती थी, और अब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 92 सीट्स जीत करके पंजाब को अपने हिस्से में कर लिया है। इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के अंदर 2 राज्य आ चुके हैं, जो कि हैं दिल्ली और पंजाब। अब टोटल 4 पार्टियां ऐसी हैं जिनकी 2 से ज़्यादा राज्यों में सरकार कभी बनी थी। कौन सी हैं ये 4 पार्टीज? आम आदमी पार्टी, जो कि अभी रिसेंटली ऐड ऑन हुई है, साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी, दैट इज़ बीजेपी। अब जैसे ही इन्होंने ये सारी चीज़ें, अचीवमेंट्स प्राप्त की पंजाब के अंदर, सब लोगों ने सोचा कि भाई अब तो कमाल हो गया है, और अब आम आदमी पार्टी विल बी द मेन कंटेंडर ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2024 इलेक्शंस। बट क्या ऐसा है? क्या सिर्फ 2 स्टेट्स जीतने के बाद आम आदमी पार्टी डायरेक्टली नेशनल कंटेंडर बन सकती है बीजेपी के? लेट्स टॉक अबाउट दैट। हेलो एवरीवन, आई एम राधेश शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंक्विजिटिव बॉय, एंड दिस सेगमेंट इज पोल खोल, जिसमें हम पॉलिटिकल खोल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया की पॉलिटिक्स क्या मोड़ ले रही है। तो आम आदमी पार्टी हालांकि अभी 2 राज्यों में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण नहीं बहुत बड़े मार्जिन के साथ सरकार चला रही है। दिल्ली में वो 70 में से 62 सीट्स जीत रखी है, और वो पिछले 7-8 सालों से इधर राज कर रही है। और पंजाब में अब वो 92 सीटें जीतकर एक बड़े मार्जिन के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। 16 मार्च को भगवंत मान एज चीफ मिनिस्टर अपनी शपथ लेंगे, और उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी शपथ जो है वो भगत सिंह के पुराने घर पे लेंगे, ना कि किसी राजभवन में। तो ये एक पॉजिटिव चेंज लाने की वो कोशिश कर रहे हैं, और ये बताना चाह रहे हैं कि अब पंजाब की जो सरकार है वो भवनों से नहीं चलेगी, पैलेसेस से नहीं चलेगी, पर गाँव से चलेगी, गरीबों के घर से चलेगी, क्रांतिकारियों के घर से चलेगी। ये तो बात हो गई कि इनका एजेंडा क्या है और अभी क्या होने वाला है, पर इसके क्या मायने हैं इन द लॉन्ग रन? व्हाट इज़ द लॉन्ग रन? 2024 इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन जो होंगे, जिसमें पता लगेगा कि क्या अपोजिशन बिल्कुल डेसिमेट हो जाएगी, या फिर अभी भी बीजेपी के खिलाफ कोई कंटेंडर है। देखा जा रहा है कि कांग्रेस की इतनी खराब प्रदर्शन जो पंजाब में रहा, जहां वो अकेली एक ही टोटल 5 राज्यों में जो चुनाव थे उसमें से पंजाब था जहां पे कांग्रेस की सरकार थी, उसमें उन्होंने इतनी बुरी तरह परफॉर्म किया, और बाकी जगह भी वो बिल्कुल गंदा परफॉर्मेंस दे के आए। इस बार उत्तर प्रदेश में उनके 399 में से 390 लोगों के डिपॉजिट्स जमा हो गए, मतलब कि उनकी जमानत जब्त हो गई। वो बुरी तरह वो हारे। 1.9% वोट शेयर रहा 399 सीट्स के अंदर, जो कि सबसे गंदा परफॉर्मेंस है आफ्टर 32 ईयर ऑफ गवर्नमेंट इन दी उत्तर प्रदेश में। तो पिछले 32 सालों से उनकी कोई भी गवर्नमेंट नहीं है उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद भी वो इतना ज़्यादा डेसिमेट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यूपी में तो कांग्रेस का फ्यूचर थोड़ा ब्लीक दिख रहा है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि स्टेट्स और लोकसभा में जब लोग इलेक्शन में जाते हैं तो उन दोनों की सोच बहुत डिफरेंट होती है। लोगों में क्या है, लोग समझदार हो चुके हैं, उनको अब एक पार्टी नहीं पसंद आती है, वो डिफरेंट पार्टीज़ को चूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट रोल्स। जैसा कि हमने देखा दिल्ली में जब 2019 इलेक्शन हुए, तब केजरीवाल पार्टी को लग रहा था कि वो 6 सीटें तो जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास 67 सीट्स थी आउट ऑफ 70 इन दी दिल्ली असेंबली, और उनको लगा कि 6 सीटें जीत जाएंगे आउट ऑफ 7 इन लोकसभा 2। पर ऐसा नहीं हुआ, उनको एक भी सीट नहीं आई। कांग्रेस को भी उनसे ज़्यादा वोट मिले, बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिले, उनको 7 से 7 सीटें मिली। कांग्रेस को एक भी सीट हालांकि नहीं मिली, लेकिन उनके पास करीब 30% का वोट शेयर रहा, और वहाँ आम आदमी पार्टी को सिर्फ 18%। तो लोगों को समझ आ चुका है कि उनको वोट कैसे करना है किसी भी पार्टी को, और वो लोकसभा के लिए अलग मुद्दे लेते हैं और राज्यसभा के लिए अलग, और जो असेंबली इलेक्शन है उसके लिए अलग मुद्दे लेते हैं। तो अभी ये बोलना कि 2022 इज़ डायरेक्ट इमेज ऑफ 2024, ये बहुत गलत होगा। अभी हो भी सकता है कि ऐसा कोई रिजल्ट, ऐसा सिमिलर रिजल्ट हमें देखने को मिले, और हो भी सकता है कि कोई चेंज हमें रिजल्ट में देखने को मिले। अबाउट आम आदमी पार्टी एज पोटेंशियल फ्रंट इन 2024 अगेंस्ट मिस्टर मोदी, तो हम देखते हैं कि अभी उनका जो बेस है मेनली पंजाब और दिल्ली में ही सीमित है, वो भी सिर्फ स्टेट असेंबलीज़ में। लोकसभा में वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जहाँ वो 25 सीटों पर अगर लोकसभा की लड़े तो सिर्फ 1 सीट
जीते, जो कि था संगरूर इन पंजाब। दिल्ली में उनको एक भी सीट नहीं आती है आउट ऑफ 7, जो गोवा में लड़ते हैं वहाँ पे भी एक भी सीट नहीं आती है, पंजाब में लड़ते हैं वहाँ सिर्फ एक सीट आती है। तो हमने देखा कि लोग वोट जो कर रहे हैं वो स्टेट के लिए अलग तरीके से करते हैं, लोकसभा के लिए अलग तरीके से करते हैं। तो ये तो थी एक बात, बट इफ़ डीपर मीनिंग में जाएं इसके, तो हम देखते हैं कि टोटल जो सीटें हैं दिल्ली और पंजाब की मिलाकर इन लोकसभा इस 20 आउट ऑफ 545 जो टोटल इलेक्शन के लिए जाती हैं। मतलब 545 में से सिर्फ 20 सीट्स में उनका जो है वो प्रेजेंस है, वो भी कन्वर्ट होगा पूरी तरीके से लोकसभा में या नहीं, उसका अभी भी श्योरिटी नहीं है। तो ये बोलना कि एक पोटेंशियल फ्रंट की तरह वो आ सकता है, ये बहुत मुश्किल होगा। मे बी दे विल गेट 10-20 मोर सीट्स इन लोकसभा, बट वो अभी भी कांग्रेस को रिप्लेस करने के लिए पूरे ऑपोजिशन पार्टी के मेन रोल से वो मुश्किल होगा। तो अभी क्या इनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो होगा कि अभी जो रीसेंट इलेक्शंस होने वाले हैं गुजरात में, वहाँ पे अगर वो अपनी प्रेजेंस और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि वो ऑपोजिशन एलाइज के रूप में अच्छे से उभर पाएँ और रीजनल पार्टीज़ के साथ वो एक रेनबो कोएलिशन बना लें। हमने देखा केसीआर भी ट्राई कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी कर रहे हैं, क्या पता आम आदमी पार्टी, केसीआर और टीएमसी मिलकर एक फ्रंट बना लें, तो वो अभी भी पॉसिबल है। लेकिन एक सिंगल पार्टी के रूप में ऑपोजिशन फ्रंट बनाना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत लंबा समय होगा। और वैसे भी पॉलिटिक्स इतना इजीली नहीं चलता है कि अगर 2 स्टेट आपके पास हैं तो 2 साल में आप पूरे पैन इंडिया रीच बना लोगे। द ओनली पार्टी अभी भी जो है पूरे इंडिया में कोने कोने तक फैली है, वो मानो या ना मानो वो अभी भी आईएनसी ही है, क्योंकि मणिपुर से लेकर के कर्नाटका, तमिलनाडु तक हर कोने से कोने की राज्य में उनका कोई ना कोई आपको कार्यकर्ता मिल जाएगा। ऑल्दो वो डेसिमेट हो रहा है धीरे धीरे वोटर बेस, लेकिन वो अभी भी पैन इंडिया में अगर देखेंगे तो कांग्रेस है। बीजेपी भी अब उनको सरपास करने की कोशिश कर रही है, नंबर्स में वो सरपास कर चुकी है, लेकिन एरिया कवरेज में वो अभी भी थोड़ी कम है। तो ऑपोजिशन के लिए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? सबसे पहला तो यही होगा कि आम आदमी पार्टी मिलकर के 3-4 पार्टियों को लाए और रीजनल फ्रंट बनाए। इसमें AIADMK भी हो सकता है, TMC भी हो सकता है, आम आदमी पार्टी तो होगी ही, केसीआर की पार्टी भी होगी, और जो बाकी छोटी छोटी पार्टी हैं जो अलग अलग राज्यों में जैसे कि BJD है, उनके साथ ये फ्रंट बनाए तो एक पूरा पैन इंडिया रीच उस तरीके से एक कवर अप कर सकते हैं। पर फिलहाल के लिए अगर सिंगल फ्रंट है, एज अ सिंगल फ्रंट कांग्रेस को अपने आप को मेंटेन करना होगा। उसके लिए फर्स्ट स्टेप होगा इंटरनल इलेक्शन को वापस से शुरू करना, जो कि ये बोल रहे हैं 3-4 साल से, लेकिन हो नहीं रहे हैं। और अगर अभी भी ये लोग नहीं करवाते हैं तो 2 इयर्स में 2024 इलेक्शन है, इसका मतलब हमें फिर से एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं मिलेगा। चाहे रेनबो कॉलिशन बना के आम आदमी पार्टी आ भी जाए, मान लेते हैं कि इनका जो टोटल सीट आई लोकसभा में वो आ जाती हैं 50-60, तब भी ये लोग एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक सिंगल पार्टी के पास एटलीस्ट 55 सीट्स होनी चाहिए, जो कि पिछले 10 साल से नहीं हो पा रही हैं किसी भी पार्टी के पास। तो उसके लिए हमें एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन की ज़रूरत है, ताकि एक ऑफिशियल ऑपोजिशन पार्टी हमारे पास लोकसभा में बनी रहे। और उसके लिए कांग्रेस को मेन अपना काम करना होगा। साथ में जो कांग्रेस का यूपीए अलायंस है उसको भी उनको रिजेक्ट करने की कोशिश करनी होगी, और स्टेट प्लेयर्स को ज़्यादा महत्व देना होगा, क्योंकि अब कांग्रेस भी एक रीजनल पार्टी की तरह ही रह गई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसके आगे उनकी प्रेजेंस ज़्यादा नहीं है। एक तरीके से जो इनका पूरा वोटर बेस था वो डेसिमेट हो रहा है, और उसके लिए इनको स्टेट पार्टीज़ को आगे करना होगा, ताकि एक पूरी कलेक्टिव लीडरशिप के साथ ये चुनाव पे जा सकें। थर्ड थिंग विल बी टू थ्रो आउट गांधीज फ्रॉम द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस। वो राहुल गांधी चाह भी रहे थे कि 2019 के बाद वो हट जाएं। उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक सा रिजिग्नेशन भी दिया, जो कि सबको पता था कि एक बहुत ड्रामा चल रहा है, कुछ होने वाला नहीं है, वापस से इन्हीं लोगों के पास आ जाएगा पूरी कमान पार्टी की, जो कि हुआ भी। सोनिया गांधी 3 साल से इंटरिम प्रेसिडेंट है। जस्ट इमेजिन, ओल्डेस्ट पार्टी के पास अभी तक पूरा प्रॉपरली फंक्शनिंग प्रेसिडेंट भी नहीं है, इंटरिम प्रेसिडेंट पे वो चल रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कांग्रेस के पूरे इतिहास में, जो कि अब हम अभी देखने को हमें मिल रहा है। तो इसको भी चेंज करना होगा। इंटरनल इलेक्शंस के बाद कोई ऐसे लोगों को लाना होगा, जैसे कि हमारे पास सचिन पायलट हैं, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो एक्चुअल में ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। हमने देखा था श्रीनिवास बीवी जो थे वो पूरे ग्राउंड पे काम कर रहे थे, यूपी वगैरह, जहाँ पे भी किसी को भी ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो रही थी तो वो उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे थे, सप्लाईज दे रहे थे, मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे थे। ऐसे लोगों को आगे लाना होगा जो गवर्नमेंट से हटकर लोगों से ज़्यादा जुड़े हैं, वो ऊपर नहीं रहते हैं, वो ज़मीन पे रहते हैं। तो ऐसे लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक दिक्कत बनी रहेगी, और तब तक हमें कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो नहीं मिलने वाला है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट
माई एनालिसिस ऑन 2024 एंड 2022 इंटैक्ट। देखना ये होगा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड अपोजिशन पार्टीज़ स्पेसिफिकली इसके ऊपर रिएक्ट करती हैं और क्या उनके फर्दर डिसीजंस होंगे। I hope you like the content of the video. If you do, then do press the like button, do share it with your friends, comment down below, and don't forget to subscribe to our channel. Do follow us on social media websites as well. Link will be in the description. Thanks for watching.